नमस्कार आप सबका। और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। टॉपिक है हमारा रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल कितने तरीके के होते हैं? रिसर्च प्रपोजल को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए और रिसर्च प्रपोजल कैसे इवेल्युएट होता है, इन कुछ मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मीनिंग क्या होता है रिसर्च प्रपोजल का, ये होता क्या है उसको हम देखते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। रिसर्चर जो रिसर्च करना चाहता है वो उसको तैयार करता है और वो डॉक्यूमेंट क्या प्रपोज करता है, पर्टिकुलर रिसर्च को प्रपोज करता है। हम एक विशेष प्रकार का रिसर्च, एक विशेष टॉपिक पर ये अनुसंधान कार्य हम करने जा रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, या ये यूजुअली एकेडमिक्स एंड इन साइंस, या तो वो एकेडमिक्स के लिए हो सकता है, आप किसी यूनिवर्सिटी से किसी कोर्स को परस्यू कर रहे हो, उसकी पार्शियल फुलफिलमेंट हो सकती है वो, या रिसर्च डिग्री हो सकती है, पीएचडी, उसके लिए जा सकते हैं, वो हो रहा होता है। या साइंस के लिए, या किसी इनोवेशन, किसी बड़ी फर्म या कंपनी या इंस्टीट्यूशन में किसी चीज पर काम चल रहा होता है, विज्ञान के किसी क्षेत्र में किसी नई चीज को बनाना है या नई चीज का पता लगाना है, उसके लिए हो रहा होता है। लक्ष्य इसका एक होता है, इंटेंड करता है ये किसकी तरफ, फंडिंग, कुछ मदद मिल सके हमें, फंड के लिए कुछ मदद मिल सके, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। और साथ ही साथ फंड के अलावा डिग्री, डिग्री अवार्ड के लिए भी ये रिक्वेस्ट करता है कि डिग्री अवार्ड देना है। तो क्या मतलब हुआ इसका? रिसर्च प्रपोजल is a document that proposed a particular research project, usually in academics and in science, intending to get funding or and a degree। यानी कि ये एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रपोज करता है, और उसको प्रपोज करने का जो क्षेत्र होता है वो या तो एकेडमिक्स का होता है या साइंस का होता है, और उद्देश्य होता है इसका या तो फंडिंग प्राप्त करनी होती है या कोई डिग्री प्राप्त करनी होती है। या तो डिग्री के लिए दिए जाते हैं प्रपोजल, या फंडिंग के लिए कि पैसा दीजिए, हम ये नया काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये है साहब इसका मीनिंग रिसर्च प्रपोजल का। यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी यूनिवर्सिटी को या गवर्नमेंट को एक रिसर्च प्रोजेक्ट की मतलब एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, और उसको प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये होता है कि हमें उससे फंड मिल जाए, हमें उससे काम करने के लिए ऐड मिल जाए, फंडिंग हो जाए हमारी उससे, या फिर कोई डिग्री हो जाए अगर वो हमारा काम पूरा हो जाए। तो मोस्टली जो डिग्री के लिए होती है वो एकेडमिक्स वाली होती है, और जो साइंस वाली होती हैं वो फंडिंग के लिए होती हैं। तो इसी आधार पर इनको दो तरीकों से बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन जो इनका होता है रिसर्च प्रपोजल का, रिसर्च प्रपोजल ये फिर दो तरीके से डिवाइड कर लिए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो एकेडमिक प्रपोजल होते हैं, एकेडमिक प्रपोजल जो किसी डिग्री की पार्शियल फुलफिलमेंट को पूरा करते हैं। जैसे डिसर्टेशन के लिए भी आप अपनी रूपरेखा जब तैयार करते हैं वो उसको सामान्य रूप से एकेडमिक्स में सिनॉप्सिस कहा जाता है उसको। या पीएचडी के लिए जब आप अपनी सिनॉप्सिस को जमा करते हैं तो वो एकेडमिक प्रपोजल कहलाता है। अभी शोध कार्य हुआ नहीं है, होना है, पर वो किस तरीके से होना है वो इसमें लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है साइंटिफिक, साइंटिफिक प्रपोजल। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं या साइंटिफिक जो काम करने वाली फर्म है वो ये प्रपोजल तैयार करती है, गवर्नमेंट को देती है, और ये बेसिकली फंडिंग बेस्ड होते हैं, फंडिंग चाहते हैं क्या हम ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमको फंड दिया जाए। ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य है डिग्री की फुलफिलमेंट। इसका उद्देश्य होता है किसी नई चीज, नॉलेज के लिए ये लोग जा रहे होते हैं, ये भी हालांकि नई नॉलेज के लिए जाते हैं, तो उसके लिए फंड लेना इनका मेन काम होता है। अब ये रिसर्च प्रपोजल जो है, ये सिनॉप्सिस या प्रपोजल किस तरीके से तैयार किया जाए जिससे हमें डिग्री मिल जाए या फंड मिल जाए, दोनों चीजों में सक्सेसफुल हम हो जाए, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बताया जाता है कि भाई ये फॉर्मेट को फॉलो किया जाए तो हमको ये मिलता है।
सामान्य रूप से जितने भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ हद तक एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, सभी का एक सेट परफॉर्मा होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको ये सिनॉप्सिस के लिए जो फॉर्मेट होता है वो सिनॉप्सिस फॉर्मेट इस नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें भी पॉइंट्स लिखे होंगे कि भाई इन इन बिंदुओं पर आप अपनी ये रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिए। इसी तरीके से फंडिंग वाले जो होते हैं, साइंस वाले जो होते हैं, उनके भी परफॉर्मेंस होते हैं कि भाई इन परफॉर्मा पर आप लिख कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी हमारे देश में ये प्रोजेक्ट्स के लिए प्रपोजल इनवाइट करती है, तो उसका एक अपना फॉर्मेट है। सोशल साइंसेज में ICSSR या यूपी गवर्नमेंट के भी, तो इन सबके अपने अपने फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप वेबसाइट पे जाकर उसको देख सकते हैं और देख लेंगे कि किस तरीके का फॉर्मेट है। उसी फॉर्मेट के जो हेड्स हैं के अंतर्गत हमें अपनी चीज को लिखना होता है और वो प्रपोजल भेज देना होता है। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में तो ये फॉर्मेट बना हुआ ही मिल जाता है। फिर भी एग्रीगेट करके अगर सारे पॉइंट्स को ये लिखा जाए कि कौन कौन से बिंदु उसमें होने चाहिए, तो उनके बारे में एक सामान्य इंट्रोडक्शन हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये चीजें हमारे रिसर्च प्रपोजल में शामिल होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, उन्हीं को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब वो कौन कौन सी बेसिक बातें हैं, एग्रीगेट बातें हैं, कॉमन बातें हैं जो किसी रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए और जो होती ही है ज्यादातर में, थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर करने के बाद उन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सर कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन से हेड्स हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। तो उनको हम 14 बिंदुओं में डिवाइड करते हैं, 1 to 14 ये हेड्स हैं, इनके अंतर्गत चीजों को लिखा जाना चाहिए। हालांकि कुछ फॉर्मेट में हो सकता है कि कुछ कम हो सकता है कुछ में कुछ ज्यादा हो, कुछ घटा दिए हो, कुछ बढ़ा दिए हो। ये उस बॉडी, उस इंस्टीट्यूशन, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो प्रपोजल को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज किसी भी रिसर्च प्रपोजल में जो लिखी जाती है वो लिखा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम विद ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम विद ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू। हमारी समस्या क्या है, हम किस पॉइंट पर शोध कार्य करना चाहते हैं, हमारा जो रिसर्च होगा वो किस टॉपिक पर होगा, वो सबसे पहली चीज होती है। ज्यादातर फॉर्मेट्स के कुछ फ्रंट पेजेस भी बने होते हैं जहां पर सबसे पहले आप अपना टॉपिक लिख देते हैं, फिर उस इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखते हैं, सबमिटेड प्रपोजल सबमिटेड टू इसके बारे में भी, फिर उसके बाद सबमिटेड बाय, फिर अपना नाम, उसके बाद नेम ऑफ सुपरवाइजर अगर कोई है तो, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोई है तो, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम, डिपार्टमेंट का नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम और ईयर। इस तरीके से हम लिख के उसका फ्रंट पेज बनाते हैं और उस पर सबसे पहली चीज जो लिखी जाती है वो प्रॉब्लम लिखी जाती है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखा जाता है कि वो क्या प्रकरण है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं, वो टॉपिक उस पर लिखा जाता है। तो पहली चीज क्या है, प्रॉब्लम सबसे पहली चीज है, वो हम मेंशन करते हैं, उसमें वो क्लियर कट लिखी होनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा उस एरिया में जो प्रीवियस रिसर्च वर्क हुआ है उसके बारे में भी हाईलाइट किया गया हो कि भाई इस एरिया में इतना इतना काम हुआ है, हम इससे आगे इस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं। ठीक, दूसरे बिंदु पर जो ध्यान देने की चीज है वो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टडी। सैद्धांतिक फ्रेमवर्क क्या है, जो टॉपिक हम ले रहे हैं उस टॉपिक पर सैद्धांतिक रूप से, एक सिद्धांत के रूप में, एक थ्योरी के रूप में अब तक किन किन चीजों पर काम हो चुका है, कौन कौन से वेरिएबल के रिलेशनशिप खोजी जा चुकी है और कौन सी वो डायमेंशन है जो अब तक नहीं खोजी गई है जिस पर हमें काम करना। तो थ्योरेटिकल बेस देते हैं हम उसी चीज को, उस नॉलेज को हाईलाइट हम करने की कोशिश करते हैं
जो अब तक खोज लिया गया है एक थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में अपनी समस्या को कोरिलेट करते हैं किसी भी सिद्धांत से कि भाई इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत ये बातें अब तक जानी जा चुकी हैं और कुछ डायमेंशन ये हैं जो अब तक जिन पर काम नहीं हुआ है। हमारी जो रिसर्च है वो उन डायमेंशन पर बेस्ड है जिन पर अभी काम नहीं हुआ है। तो दूसरी बात जो ध्यान रखने की होती है वो अपनी प्रॉब्लम को किसी न किसी थ्योरी के साथ कोरिलेट करते हुए उसका ब्रीफ रिलेशन और इंटर रिलेशंस अमंग द वेरिएबल को हम क्लियर करते हुए लिख देते हैं कि हमारी स्टडी का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ये है। उसके बाद तीसरी चीज जो लिखते हैं वो लिखते हैं कंसेप्चुअल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। कंसेप्चुअल बैकग्राउंड लिखते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो प्रॉब्लम हमने चुनी है अपनी रिसर्च के लिए, उस प्रॉब्लम में कौन कौन से कंसेप्ट्स के बारे में बात कही जा रही है। अब उन कंसेप्ट्स का डिटेल हम देते हैं जिस पर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मान लीजिए मेटाकॉग्निशन पर काम करना चाहते हैं तो मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड कौन कौन से डायमेंशन से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट हमारी स्टडी में शामिल होंगे, उनको स्पेसिफिकली यहां पर आउटलाइन किया जाएगा कि भाई ये चीजें हैं जिनको हमें स्टडी करना है और इनके रिलेशन में अब तक प्रीवियस स्टडीज का जो स्टेटस है वो ये है। तो कंसेप्ट्स का एक फ्रेमवर्क हम बनाते हैं कि मेटाकॉग्निशन में हमारा सेल्फ अवेयरनेस हो, चाहे मॉनिटरिंग हो, चाहे इवैल्यूएशन हो, उस तरीके के जो सारे सब पॉइंट्स आते हैं उसके उन सब को मेंशन किया जाता है, आउटलाइन किया जाता है और इंटर रिलेशन या रिलेशनशिप स्टडी के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान की कंसेप्चुअल वे में रूपरेखा इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोग बना लेते हैं कि ये हम करने वाले हैं। ठीक, 3 हो गए। उसके बाद चौथा इसमें लिखेंगे हम, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। अध्ययन के उद्देश्य क्या है। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसी को सब पॉइंट्स में डिवाइड करके हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, वेरिएबल के रिलेशनशिप, और जो भी स्टडी का हमारा मोड है उस स्टडी को ले जाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स बना देते हैं। ठीक है, टू स्टडी द सच एंड सच वेरिएबल्स, इस तरीके से करके स्टडी ऑफ मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी लेवल या टीचर्स, जो कुछ भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ या टू स्टडी करके इनको हमेशा लिखा जाता है। टू स्टडी, टू एग्जामिन, टू फाइंड आउट। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स के साथ इनको शुरू करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके साथ हमारी जो प्रॉब्लम है उसको लिमिट और डिलिमिट करते हुए ये तय कर लेते हैं कि इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये चीजें हमारी आ गई, प्रॉब्लम में ये कंसेप्ट हमारे आए हैं, वहीं तक वो चीज शामिल रहे और उसमें से कोई छूटे भी नहीं। ठीक है, तो ये डिलिमिटेशन कुल मिला के ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर कर ली जाती है। उसके बाद में यहीं पर, इससे पहले रिसर्च क्वेश्चंस को भी कई बार लिखा जा सकता है। रिसर्च क्वेश्चन को मेंशन किया जा सकता है कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या क्या है, उनको इन जनरल वे में, प्रॉब्लम को ही इन जनरल वे में हम रिसर्च क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक, ये हुआ सब ऑब्जेक्टिव हमारे फ्रेम हो गए। ऑब्जेक्टिव फ्रेम होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इन ऑपरेशनल टर्म, हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं हम कि वो कौन कौन सी रिसर्च हाइपोथेसिस है हमारी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, साथ ही साथ क्या वो नल हाइपोथेसिस है, क्या वो वन टेल टेस्ट से चेक होगी या टू टेल से चेक होगी, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, वो सब लिखी जाती है। और कंडीशन एक ये रहती है कि वो ऑपरेशनल टर्म्स में लिखी जाएगी, मींस ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो, और जो वेरिएबल्स हैं उनके इंटरेक्शन के बेस पर उनको फ्रेम किया गया, क्वांटिटेटिव वे में उस चीज की स्टडी किया जा सके, ये ऑपरेशनल वे में उसको फ्रेम कर देते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक, तो 5 पॉइंट हमारे ये हुए हैं। इनसे आगे
अगर हम और चलते हैं हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स के बाद, तो नेक्स्ट चीज हमारी आती है स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन, रिसर्च की डिजाइन क्या क्या होती है, किस तरीके से ये स्टडी हमारी होगी। ठीक, अब इस स्टडी डिजाइन में कई सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? चार बातें तो मुख्य रूप से हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है इसमें। चार बातें कौन सी? पहली बात इसमें जो हम बताते हैं वो है मेथड। स्टडी का मेथड कौन सा है? क्या हम सर्वे करने वाले हैं? क्या हम कोरिलेशन देखने वाले हैं? क्या हम कोई और दूसरे तरीके की मैथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? ऑब्जर्वेशन के बेस पर होगा। किस आधार पर, कौन सा तरीका इसमें लगाया जाएगा? टाइप ऑफ रिसर्च के बेस पर स्टडी का मेथड तय होता है। या क्वालिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव है तो फिर कौन कौन से मेथड उसमें लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये देखा जाता है कि मेथड कौन सा लगेगा हमारा, उस मेथड के बारे में लिखा जाता है। दूसरी बात जो इसमें देखी जाती है वो देखी जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? हमारे स्टडी का टोटल टारगेट पॉपुलेशन क्या है, फिर उस टारगेट पॉपुलेशन में से किस तरीके से हम सैंपल फ्रेम बनाएंगे, फिर सैंपल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन अपने आप में ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ सैंपल प्लस सैंपलिंग, ये चीजें भी हम तय कर लेते हैं। ये पॉपुलेशन है, ये सैंपलिंग फ्रेम है, सैंपल फ्रेम है, इसके बाद ये सैंपलिंग टेक्निक है, और आफ्टर दैट सैंपल सिलेक्शन चुन लिया जाता है। उसमें से हम चुन लेते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे अध्ययन के लिए शामिल किए जा रहे हैं। तो पहली चीज जो स्टडी डिजाइन में आती है वो मेथड, दूसरी चीज पॉपुलेशन और सैंपलिंग, तीसरी जो चीज आती है वो आती है टूल, उपकरण, टूल फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। अब ये जो सैंपल हमारा मिल गया है, इससे हम डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करने वाले हैं, कौन सा टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चनियर है या शेड्यूल है या इंटरव्यू है या इन्वेंट्री है या ऑब्जर्वेशन है या रेटिंग है, बहुत सारे तरीके के हैं। वो हमारी स्टडी के नेचर, हमारी प्रॉब्लम, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर तय किया जाएगा कि भाई ये वाला टूल हम यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारी सैंपल चुनी गई है, उस सैंपल की जो पॉपुलेशन है, सैंपल की जो यूनिट्स है, सैंपल के उन यूनिट्स के बेस पर भी हमारा टूल जो है वो कोरिलेट करता हुआ होना चाहिए। जिस एज ग्रुप की हमारी पॉपुलेशन सैंपल है, उसी सैंपल के अकॉर्डिंग हमारा टूल भी होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए उसी। ठीक है, और चौथी जो चीज है वो है डेटा एनालिसिस। कैसे हम डेटा को एनालिसिस करेंगे? अब टूल से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, टूल से डेटा कलेक्ट करने के बाद में उस डेटा को एनालाइज कैसे किया जाए? क्या हम एसपीएसएस लगाएंगे, क्या हम आर लगाएंगे, क्या हम ऑनलाइन ओपन एक्सेस टूल्स जो होते हैं उनके थ्रू करने वाले हैं, या हम मैनुअल के थ्रू करने वाले हैं? एक तो ये बात इसमें ध्यान रखने की है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने की ये है कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स इसमें लगने वाली है और कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स इस बात पर तय होगी कि हम वेरिएबल्स के अंतर्गत अगर कोरिलेशन देख रहे हैं तो कोरिलेशन, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं तो टी टेस्ट लगेगा और उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना पड़ेगा। प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो रिग्रेशन लगेगा। इसी तरीके से रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टडी की डिमांड है उसकी स्टैटिस्टिक्स को हम फिक्स कर लेते हैं डेटा एनालिसिस करने के बाद कि ये स्टैटिस्टिक्स होती है, और फिर हम कंक्लूड कर देते हैं। ठीक, ये भी तय हो। तो स्टडी डिजाइन में चार बातें मुख्य रूप से ध्यान रखने की हैं। रिसर्च मेथड कौन सा लगेगा, पॉपुलेशन क्या होगी, फिर सैंपल यूनिट्स और सैंपलिंग कैसे होगी, उसके बाद टूल कौन सा है हमारा, और उसके बाद डेटा एनालिसिस। तो ये हुई हमारी छठी चीज, स्टडी डिजाइन। उसके बाद 7th पॉइंट पर आता है नीड एंड importance of
स्टडी, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो शोध कार्य है, उसकी आवश्यकता क्या है। दूसरा, उसका महत्व क्या है। आवश्यकता का मतलब है जरूरत, बिना जरूरत के कोई काम नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस होती है रिसर्च। तो जब तक किसी चीज की आवश्यकता महसूस ना की जा रही हो, तब तक उस काम को क्यों किया जाएगा। और उसका महत्व क्या होगा, क्या केवल वो जरूरत को पूरा करेगी, भविष्योन्मुखी है कि नहीं है, इंपॉर्टेंस देखा जाएगा उसका। आज की जरूरतों को पूरा करे और आगे ज्ञान को आगे बढ़ाए, महत्वपूर्ण साबित हो हमारे आगे बढ़ने में, इंपॉर्टेंस उसकी। तब हम यहां पर लिखते हैं, इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया जाता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत क्या है। अब उसको कई पॉइंट्स के बेस पर देख लेते हैं, जैसे नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स, फॉर सोसाइटी, और जितने भी देखा जा सकता है, मतलब कई बिंदुओं पर इसको देखा जा सकता है। समाज के लिए क्या उपयोगिता है, व्यक्तियों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रशासकों के लिए क्या उपयोगिता है, अध्ययनकर्ताओं के लिए क्या उपयोगिता है, हर लेवल पर जाकर उसको चेक किया जाता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। ठीक, तो ये हो गया सब। इसके बाद नीड एंड इंपॉर्टेंस के बाद में हमारी चीज आती है लिमिटेशन और डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। ठीक है, क्या सीमाएं और क्या परिसीमाएं। लिमिटेशन का मतलब इंसान की अपनी सीमाएं, वहां से वो आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसी सीमाएं जो बाहर से इम्पोज की जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे मान लीजिए 1 जिले या 2 जिले या 10 जिलों में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनकी सब प्रॉब्लम्स को हम स्टडी नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन, ये इम्पोज होती है। और डिलिमिटेशन का मतलब होता है, ये अनुसंधानकर्ता खुद तय करता है, अपने शोध कार्य की बाउंड्री बनाता है। डिलिमिट करने का मतलब होता है कि भाई इतनी चीजें हमें बस स्टडी करनी है। अब डिलिमिटेशन कई लेवल पर होती है। पॉपुलेशन सैंपलिंग के बेस पर डिलिमिट करना होता है, कंसेप्ट के फॉर्म में डिलिमिट करना होता है, एज ग्रुप के संदर्भ में डिलिमिट करना होता है, स्टैटिस्टिक्स के संदर्भ में डिलिमिट करना होता है, टूल के संदर्भ में डिलिमिट करना होता है। जितने भी प्रोसेस है पूरी शोध कार्य की, वो शोध कार्य की जो पूरी प्रोसेस को ही डिलिमिट किया जाता है, क्योंकि उसे स्पेसिफिक बना रहे होते हैं हम, अपने उद्देश्य के अनुसार बना रहे होते हैं। तो उसको डिलिमिट हम कर देते हैं कि साहब इतना ही हमें अध्ययन करना है, ना इससे कम ना इससे कम। और अनुसंधान करता तय करता है कि वो कहां तक जाएगा और किन चीजों को छोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद साहब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है इसका। ये लिमिट डिलिमिटेशन हो गई, नीड एंड इंपॉर्टेंस हो गई। प्रपोज्ड आउटकम ऑफ द स्टडी। आउटकम क्या होगा उस स्टडी का, उस स्टडी को करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, हम किस फॉर्म में मिलने वाला है, जो नॉलेज है वो किस फॉर्म में हमको मिलेगी, क्या हमें कुछ प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है, क्या हमें कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब मिलने क्या वाला है, उससे आउटकम क्या होगा, और वो आउटकम किसके लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, टीचर्स के लिए होगा, या एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होगा, किसके लिए होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी को बताता है आउटकम टोटल। और आउटकम कई बार इस बात को भी बताता है कि किस फॉर्म में वो अपनी रिपोर्ट्स को पेश करने वाला है। ठीक है, बुक फॉर्म में पब्लिश करेगा या रिसर्च पेपर फॉर्म में लेकर जाएगा उसको, या थीसिस फॉर्म में वो चीज जा रही है, तो उसको भी कई बार आउटकम के रूप में हम लोग ले लेते हैं। पर मेन बात यह है कि उससे हासिल क्या होने वाला है, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद क्या फायदा होने वाला है, क्या वो थियोरेटिकल होने वाला है या प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नई नॉलेज मिलने वाली है, ये सब चीजें हम इसमें बताते हैं। ठीक,
उसके बाद हम देखेंगे साथ प्रपोज्ड चैप्टर्स। प्रपोज्ड चैप्टर्स कितने चैप्टर होंगे? तो अब ये सब काम अगर हमें मिल जाता है, अगर ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट होता है और हमें काम करने के लिए ग्रांट मिलती है, तब हम हमारी जो रिपोर्ट सबमिट होगी, जो थीसिस सबमिट होगी, तो उसके चैप्टर्स की आउटलाइन भी इसमें लिखी जाती है कि इतने चैप्टर्स के बेस पे हम इस तरीके से इसको बनाने वाले। ठीक, फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है आगे चलकर, वो चीज आती है साहब, वो क्या है? वो है प्रपोज्ड टाइम फ्रेम। प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ये बताना होता है, अनुसंधान करता है, क्योंकि जिस प्रपोजल को मैं दे रहा हूं, जिस शोध के लिए मैं प्रस्तावित कर रहा हूं अपने आप को, ये जो प्रपोजल मैं दे रहा हूं, उसको मैं कितने समय के अंतर्गत पूरा कर लूंगा। ज्यादातर केसेस में 2 साल या 3 साल या 5 साल इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एकेडमिक्स में, 2 साल या 3 साल के लिए मिलते हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 6 to 12 अगर 2 साल का है तो मंथ्स वाइज आपको अपना प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा कि भाई पहले 3 महीने में हम ये करने वाले हैं, दूसरे 3 महीने में हम ये करने वाले हैं, अगले 3 महीनों में फिर ये करने वाले हैं। तो पूरा प्रपोज टाइम फ्रेम करके देना होता है और रिपोर्ट सबमिशन लास्ट मंथ आपको करके दिखानी पड़ेगी इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो वो पूरा टाइम फ्रेम एक बनाना पड़ेगा, जिससे कि स्टडी जो है विद इन टाइम हमारी पूरी हो जाए। इसके बाद साहब और आगे चलते हैं, 11 के बाद 12वां जो बिंदु है हमारा, वो है बजटिंग, प्रपोज्ड बजट। बजट पैसा कितना खर्च होने वाला है। ज्यादातर जो प्रपोजल प्रस्तावित करने वाली संस्थाएं हैं वो अपना बजट का पूरा शेड्यूल बनाकर देती हैं कि भाई इतना रिकरिंग है, इतना नॉन रिकरिंग है, इतना आपको ऑफिस के लिए मिलेगा, इतना आपको सबॉर्डिनेट रखने के लिए मिलेगा, रिसर्चर रखने के लिए मिलेगा, इतना स्टेशनरी पर खर्च करना है आपको, इतना कंटिजेंसी होगा, इतना ट्रेवल के लिए है, इतना लॉजिंग के लिए, वो सब पूरा फॉर्मेट उनका दिया होता है। तो जितना टोटल आपका बजट जा रहा है टोटल, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख का है, तो 5 लाख में आपको पूरे को अच्छे से डिवाइड करके आपको बनाना पड़ेगा कि किस चीज का कितना पैसा हम कहां पर लेकर जा रहे हैं, कहां खर्चा हो रहा है, इक्विपमेंट्स पर कितना हो रहा है, बुक्स और स्टेशनरी पर कितना हो रहा है, ट्रेवलिंग और लॉजिंग में कितना हो रहा है, कंटिजेंसी में कितना जा रहा है, ठीक है, और अगर कोई दूसरे खर्चे हैं तो उन पर कितना जा रहा है। तो कायदे से बाइफरकेट करके बजट को दिया जाता है, जितना बजट वो सेंक्शन कर रहे होते हैं, जो प्रपोज्ड होता है कि भाई इतना हम देंगे इस प्रपोजल के लिए, तो वो पूरा हमको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में डिवाइड करके गाइडलाइन उसकी पूरी उसी के साथ दी गई होती है प्रपोजल के साथ में, कि इसके हिसाब से आप इसको बनाइए, और उसके बाद बना देते हैं और हम उसे सबमिट कर देते हैं। ठीक, ये तो है प्रपोजल को बनाने का तरीका। इतनी बात जब हो जाती है तो आपका पूरा प्रपोजल तैयार हो जाता है, और अब आप उसको ठीक से टाइप करा के बाइंड करके अब भेजने के लिए आप तैयार। अब एक बात और भी देखने की होती है इस प्रपोजल में, ये होती है कि इवेल्युएट कैसे किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल को इवेल्युएट कैसे किया जाता है केसेस में, तो एक चेकलिस्ट टाइप की बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस तरीके की है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, कुछ मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस, पहला बिंदु इस पर इवैल्यूएशन होगा, दूसरा इस पर होगा, तीसरा फिर और आगे जाएंगे तब हमारा होगा रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन पर इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर फिजिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी, और उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन। लिख ही देता हूं, फिजिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी, ये हो गया। और इसके बाद फिर अलग आखिरी बिंदु होता है 5वां इवैल्यूएशन का, वो होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। इन बिंदुओं पर जांच की जाती है
हमारे प्रपोजल देखिए कैसे की जाएगी। ठीक है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव्स है या प्रॉब्लम है हमारी। प्रॉब्लम पहली है प्रॉब्लम, इसको जांच किया जाएगा। अब 3 कैटेगरी बना ली जाएंगी, पुअर, एवरेज और गुड। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब इसमें भी सब पॉइंट्स बना लिए जाते हैं। कॉमन मैं लिख रहा हूं, बाकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है जिसका प्रपोजल है। ठीक है, तो प्रॉब्लम में देखा जाता है सबसे पहले न्यू, नयापन कितना है समस्या में। दूसरा रिलेवेंसी, उपयोगिता कितनी है, रिलेवेंट कितनी है, प्रासंगिकता कितनी है। ठीक है, उसके बाद में क्लैरिटी, क्लियर कितनी है, जो बात कहना चाह रहा है रिसर्चर को पूरी आई है कि नहीं आई है। इस चौथी बात देखी जाती है लॉजिक। अब इन 4 बिंदुओं पर देखा जाएगा क्या पुअर है, एवरेज है या गुड है प्रॉब्लम, तो इवेल्युएट कर दिया जाता है इसे। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में 3 बातों को देखते हैं, टेस्टेबिलिटी, मेजरेबिलिटी और डेफिनेटनेस। टेस्टेबिलिटी, मेजरेबिलिटी और डेफिनेटनेस, इन 3 बातों पर पुअर है, एवरेज है या गुड है वो देखा जाता है। इसी तरीके से फीजिबिलिटी, टाइम, बजट और न्यू नॉलेज, 3 बातें इसमें आती हैं। टाइम, बजट और न्यू नॉलेज। ठीक, इन पर आ जाएंगी ये तीनों बातें। और लास्ट प्रेजेंटेशन में आपका लैंग्वेज किस तरीके की यूज की गई है, टाइपिंग कैसे हुई है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया गया है पूरे रिसर्च प्रपोजल का। ठीक है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन है कि नहीं है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी उसमें किस तरीके से। तो ये सब बातें हैं जो हमें कोई भी रिसर्च प्रपोजल तैयार करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर इस तरीके से हम रिसर्च प्रपोजल कोई भी बनाएंगे तो निश्चित रूप से कंसिडरेबल होगा वो आगे, और फंडिंग या डिग्री जिसके लिए भी हम जा रहे हैं उस एम को हम फुलफिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।